वेरी गुड इवनिंग। ये है आज का आपका केवीएस वेब एचपीएससी के लिए यानी स्क्रीनिंग के लिए फर्स्ट लेक्चर। इसी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपको हर रोज़ 2 लेक्चर आपको इस चैनल पे मिलेंगे हिंदी से रिलेटेड, जिसमें आपको ग्रामर भी मिलेगी, हिंदी ग्रामर, साथ में एनसीईआरटी की बुक्स जो 6 से +2 तक की बुक्स आपको सारी डिटेल में करवाई जाएगी। स्पेशली कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक्चुअली कुछ क्या कर रहे हैं कि कुछ चैनल्स पे नोट्स दिखाए जा रहे हैं। एक दिन में मतलब आपको कहा जा रहा है कि ये घंटे के अंदर पूरी आरोह भाग 2 आरोह भाग 1 कंप्लीट करवाई जा रही है। तो वो चीज़ है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको नोट्स खुद बनाने चाहिए। पहली बात तो आपको साथ के साथ रिटर्न करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें याद रहें। और दूसरी बात ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं, यानी कि आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन शॉर्ट नोट्स में वो चीज़ें शामिल ही नहीं की जाती। अगर यकीन ना हो तो आप एक बार चैप्टर पढ़िएगा, केवीएस के जो पुराने ओल्ड पेपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन जो चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ना चाहिए। डिटेल का मतलब ये नहीं कि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, लेकिन चैप्टर के बीच में से जैसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो ज़रूर मैं आपको उसमें क्लियर करवाऊंगी। जैसे कि साहित्य परिचय के अंदर भी, जो साहित्यिक परिचय, उसमें से कुछ क्वेश्चन बीच में से पूछे जा रहे हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, आपकी टीजीटी के लिए और आपकी पीजीटी के लिए। साथ ही स्नातक कोर का जो सिलेबस है वो इसमें बताया गया है। तो स्नातक कोर में यूँ लगा लीजिए 10 बुक्स होती हैं, लगभग सब कुछ शामिल हो जाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी का विकास है, वो सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो वो भी आपको इसी चैनल पर साथ के साथ लेक्चर मिलते रहेंगे। कंटिन्यूटी रखने के लिए लेक्चर के साथ आपको क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखिए, यहाँ से है गद्य खंड, और ये है उचित प्रकार की शिक्षा का अर्थ है प्रज्ञा। प्रज्ञा होती है बुद्धि। प्रज्ञा को जागृत करना तथा समन्वित जीवन का पोषण करना, और केवल ऐसी ही शिक्षा एक नवीन संस्कृति तथा शांतिमय विश्व की स्थापना कर सकेगी। अब ये वैसे तो देखिए चैप्टर से पहले है, चैप्टर के बाहर है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक में है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्किप नहीं कर सकते। ये जो वाक्य है ये कहे गए हैं जे कृष्णमूर्ति द्वारा। इसके बाद देखिए, कोई भी पुस्तक कुछ शब्दों का संघात है। शब्दों के समूह ही तो पुस्तक कहलाते हैं, परंतु वे शब्द सजाकर इस प्रकार रखे गए होते हैं कि उनसे हम एक अर्थ पाते हैं। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? साहित्य का व्याकरण जो किसके द्वारा रचित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अब आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि साहित्य का व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको लगेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को अलग से पढ़ना था, जबकि जितने भी क्वेश्चंस है ना, लगभग आपको एनसीईआरटी बुक से ही मिलेंगे। चाहे वो अभिव्यक्ति और माध्यम है, चाहे वो आरोह है, चाहे वो क्षितिज है। आप मोस्टली क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो मतलब ये लगा लीजिए कि केवीएस के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कलाकार होने के लिए ज़रूरी है कि वह चीज़ों को कस कर पकड़े और अनुभव को स्मृति को अभिव्यक्ति में तत्व रूप में डाले। ये है कला का प्रयोजन, और अर्नेस्ट फिशर द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। देखिए, नोट्स बनाइएगा, साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। और उस चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए आपने वीडियो देखी, पॉज किया, नोट्स बनाए, फिर उन्हीं नोट्सों को जो नोट्स आप बनाओगे उन्हीं नोट्स को आपको एक बार फिर से दिन में ये लगा लीजिए कि 1 बार 2 बार 3 बार उसको दोबारा से पढ़ना है। उसका रट्टा नहीं मारना है, उसको पढ़ना है। पढ़ने से वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। कहानी शायद समय की कला है। समय के साथ कहानी अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती है। कभी वर्षों को समेटकर एक क्षण में बांध लेती है, कभी क्षण को खोलकर वर्षों में फैला देती है, कभी समय के दायरे को तोड़ती है, तो कभी टुकड़ों को जोड़कर एक दायरा बनाती है। कहानी और फैंटेसी किसके द्वारा लिखी गई है? नामवर सिंह द्वारा। अब चलिए
अब ये है एक जो चैप्टर है हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं हमारे आरोह भाग 1 का। तो इसमें है साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। ये शब्द हैं कहाँ से लिए गए हैं? जीवन में साहित्य का स्थान, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया निबंध जीवन में साहित्य का स्थान में से ये शब्द हैं वो लिए गए हैं, ये वाक्यांश लिए गए हैं। आगे है देखिए प्रेमचंद जी को हमें बहुत गहराई से पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पर जो ओवरव्यू दिया गया है उसको ज़रूर पढ़ना है। धनपत राय जी इनका मूल नाम था। जन्म 1880 लंबी गांव के उत्तर प्रदेश के लंबी गांव में। और इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ उपन्यास हैं: सेवा सदन, प्रेमाशर्म, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, करम भूमि, गोदान। इसी तरह से कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन और करबला संग्राम, प्रेम की देवी इनके नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह है। मृत्यु है 1936। अब देखिए ये जो साहित्यिक परिचय ये हमको जरूर पढ़ना है पूरा। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य में इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए कर तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि किस लेखक को महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी का त्याग करना पड़ा। तो ये देखिए इतना बारीकी से क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यह प्रेमचंद की निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी का मतलब होता है, हिंदुस्तानी भाषा कौन सी होती है जिसमें हिंदू उर्दू मिश्रित होती है, भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट व जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाले यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, यानी कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद संज्ञा प्रेमचंद जी को किसने दी? तो ये उन्हीं के द्वारा बनाई हुई संज्ञा है, यानी कि उन्हीं के द्वारा कहे गए शब्द हैं। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाशर्म आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियां ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में किसी तरह का समझौता नहीं करते। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठ जाता है कि आदर्शवादी कहानियां कौन सी थी? तो सेवा सदन है, जिनके अंदर मतलब जो लेखक है उसने लास्ट में क्या किया है कि एक आदर्श स्थापित किया है, मतलब दिखाया है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार। लेकिन आपसे प्रश्न ये किया जा सकता है कि ऐसी कौन सी कहानी है प्रेमचंद जी की जो कठोर यथार्थवादी है, यानी वास्तविकता पर आधारित है, जिसमें आदर्श नहीं दिया गया?
तो वो है गोदान उपन्यास और पूस की रात और कफन। इन कहानियों के अंदर कोई किसी भी तरह का कोई आदर्श नहीं दिखाया गया है, अपितु एक जो व्यथा है, चाहे वो पूस की रात है चाहे वो कफन है। पूस की रात में जो हल्कू नाम का व्यक्ति होता है उसका खेत जल जाता है, लेकिन वो उस पर दुखी नहीं होता, बल्कि सोचता है कि ठीक है आगे सर्दी में मुझे यहाँ पर खेत की रखवाली के लिए इतनी ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर यथार्थवाद दिखाया गया है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, प्रकाशन 1914। याद रखना है, नमक का दरोगा, प्रकाशन वर्ष 1914 प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि धन के ऊपर धर्म की जीत की कौन सी कहानी है। उसमें 4 नाम दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक नमक का दरोगा भी हो सकता है, या ये दे दिया जाएगा कि धन के ऊपर धर्म की जीत प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनके प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित ओलोपी दीन और मुंशी बंसीधर नामक पात्रों ने किया है। ये इनके पात्र हैं कहानी के। ओलोपी दीन जो कि एक पैसे वाले इंसान होते हैं, लेकिन कुछ गलत काम करते हैं। गलत काम करते हैं मतलब जो नमक है उसको चोरी छिपे कम पैसे में, मतलब उसकी तस्करी करते हैं जो नमक की। और जो मुंशी बंसीधर है वो दरोगा हैं, जिनको नमक की चोरी रोकने के लिए रखा गया है। तो इसी तरह से दोनों का विवाद होता है। एक बार जब ओलोपी दीन नमक पुल से अपना जो नमक है वो छिपा कर ला रहे होते हैं, वहीं पर मुंशी बंसीधर उनको धर दबोचते हैं। तो उन्हीं का फिर विवाद होता है। उन्हीं पर ये कहानी है कि किस तरह से जो बंसीधर है वो ओलोपी दीन उनको बंसीधर को रिश्वत के तौर पर बहुत सारे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंशी बंसीधर अपने धर्म से अपने धर्म से अपने फर्ज से अडिग मतलब विमुख नहीं होते, उस पर अडिग रहते हैं और उन पैसों को से इनकार कर देते हैं। ओलोपी दीन को अदालत में ले जाया जाता है। अदालत में ओलोपी दीन पैसे के दम पर जीत जाता है, लेकिन और बंसीधर होते हैं उसका क्या करवा देता है, भी उसको बर्खास्त करवा देता है उसकी नौकरी से, क्योंकि वो पावर वाला व्यक्ति था, पैसे वाला व्यक्ति था। लेकिन ओलोपी दीन को ये लगता है कि जो मुंशी बंसीधर है वो धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व सच्चा इंसान है, इसलिए ओलोपी दीन अंत में मुंशी बंसीधर के पास जाता है और उन्हें अपने घर रहने के लिए, अपने सारे कारोबार को संभालने के लिए एक अकाउंटेंट के रूप में काम करने की पेशकश करता है, जिसके बदले उन्हें बहुत बड़ा घर, नौकर चाकर, पैसे देने की भी पेशकश करते हैं, जिसे मुंशी बंसीधर मान भी लेते हैं। अब देखिए, ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंसीधर को देखने में असफल रहने के बाद पंडित ओलोपी दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंसीधर को ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अब ये लाइनें हैं, ये आपके नोट्स में ज़रूर लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि ये लाइन पूछी जाए कि ये किस कहानी से ली गई है, तो आपको पता हो नमक के दरोगा कहानी से लिखी गई है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं, तो ये पंडित ओलोपी दीन द्वारा कहे गए हैं। किसको कहा है, तो ये कहे हैं जो मुंशी बंसीधर है उनको कहा है। ओलोपी दीन ने मुंशी बंसीधर को कहा है। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः साहसिक कार्यों से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है,
किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। ये जो वाक्य हैं इसको भी आपके नोट्स में शामिल कर लीजिए कि यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कहे गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो निबंध से लिए गए हैं। किस निबंध से लिए गए हैं? उपन्यास निबंध से लिए गए हैं। और उपन्यास निबंध किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। तो कहानी का नाम है हमारा नमक का दरोगा। अब इसमें जो कुछ भी था, जो कहानी थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सारी कहानी हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें एक पंडित मुंशी बंसीधर होते हैं। उनके जो पिता है वृद्ध मुंशी होते हैं। और इसके अंदर जितने मतलब और छोटे मोटे कैरेक्टर होते हैं, जैसे मुंशी बंसीधर की लड़कियां होती हैं, उनका इतना ज़्यादा इसमें रोल नहीं दिखाया गया है। अलोपी दिन होता है। तो ये सारे इसके मेन आपको जो पात्र है वो इसको आपको याद रखना है। मेन पात्रों को आपको याद रखना है। कहानी किस तरह की है वो मैंने आपको सारी समझा दी है। अब देखिए, लेकिन इस कहानी में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनको आपको याद रखना है। किस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर आपके सामने है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। अब ये जो वाक्य है, इसमें से कहीं से भी कोई भी लाइन उठा के आपको दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि ये वाक्य किस कहानी से लिया गया है। तो ये नमक के दरोगा कहानी से लिया गया है। बहुत फेमस इसकी वाक्य है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें से कुछ लाइनें देकर, कुछ वाक्य देकर ये पूछा जा सकता है ये लाइनें किसने कही हैं। तो ये वृद्ध मुंशीधर ने कही है। वृद्ध मुंशीधर ने कही है। किसको कही है? वृद्ध मुंशी ने कही है। किसको कही है? बंसीधर को कहा है। वृद्ध मुंशी ने कहा है और किसको कहा है? बंसीधर को कहा है। ठीक है। और पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? क्योंकि जो मासिक वेतन है वो एक ही दिन आता हुआ दिखाई देता है और धीरे धीरे वो खर्च हो जाता है। अब है इसके बाद कुछ और भी आपको पंक्तियाँ दिखाती हूँ, कुछ वाक्य दिखाती हूँ, वो भी आपको अपने नोट्स में उनको शामिल करना है। एक ये है, देखिए, लड़कियां हैं वह खास घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। ये वाक्य आपको नमक के दरोगा कहानी का ही वाक्य है और जो वृद्ध मुंशी है उन्हीं के द्वारा कहा गया है। इसलिए नहीं कि ओलंपिक दिन क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि यह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। इसके बाद देखिए, ये आपको ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में शामिल करनी है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पे रखनी चाहिए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तर्क से भ्रम को पुष्ट किया। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। ये सब ये दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, ये लेखक द्वारा कहे गए शब्द हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कहे गए शब्द हैं। जो हमारा पाठ है नमक के दरोगा, उसमें कही गई बातें हैं। ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कही गई बातें हैं। खेद है ऐसी समझ पर, ये मुंशी
जो वृद्ध मुंशी हैं बंसीधर के पिता, उनके द्वारा कहा गया है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ये सब इसी चैप्टर में से लिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक बार फिर से दिखा दूं, इनको आपको ज़रूर अपने नोट्स में शामिल करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइनें हैं। तो ये आपके एक जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर 1 आरोह भाग 1 का नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इसको अपने चैप्टर में मतलब नोट्स में शामिल कर लीजिए और इसको एक बार फिर से ज़रूर दोहराइएगा। इसी के साथ आज का जो ये जो लेक्चर है समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। धन्यवाद।